Hello, good morning students. We are going to start aromatic hydrocarbon now. Successfully we have completed aliphatic hydrocarbons, alkane, alkene, alkynes. ये already आपका complete हो चुका है. Now we are going to start aromatic hydrocarbons. Aromatic hydrocarbons. ठीक है? तो इसमें mainly हमको बेंजीन के बारे में पढ़ना है और मैं आपको रिकमेंड कर दूं इस टॉपिक में आप लोग रिएक्शन मैकेनिज्म सेक्शन से ईएएस इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की जो मैकेनिज्म और रिएक्शंस बताई गई हैं उसे अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। ये टॉपिक बहुत आसान है, ठीक है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ये कंप्लीट होते ही आपका हाइड्रोकार्बन सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा बच्चों। देन विल प्रोसीड फॉर एल्काइल एराइल हैलाइड एक्सेट्रा। ओके, सो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में नेम से ही क्लियर है, hydrocarbon means these compounds are made up of carbon and hydrogen only, and of course they will be aromatic in nature. Compound aromatic कब होता है आप सबको बताया गया है, cyclic, planar and 4n+2 pi electrons under conjugation, तो compound aromatic होता है, ठीक है। तो इसमें लिख लीजिए definition, the hydrocarbons that follow Huckel's rule, the hydrocarbons that follow Huckel's rule, that is A cyclic, बताया मैंने, B planar and C having 4n+2 pi electrons under conjugation। ये जरूरी है, खाली 4n+2 pi electron होने से नहीं होता, conjugated होना चाहिए। under conjugation are called एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो कोई भी कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से बना हो, केवल कार्बन हाइड्रोजन और कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए, हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं हम लोग, और जो हकल्स रूल को फॉलो करता हो, मतलब साइक्लिक हो, प्लेनर हो, रिंग के सभी मेंबर sp2 sp हाइब्रिडाइज्ड होने चाहिए, मेनली sp2, एंड जिनमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स अंडर कॉन्जुगेशन हो, ऐसे कंपाउंड्स को हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं, ठीक है। अगर इनका हम क्लासिफिकेशन करें तो मेनली ये दो कैटेगरी में क्लासिफाइड करेंगे इनको हम, एक मोनोसाइक्लिक और एक पॉलीसाइक्लिक, है ना, या एक मोनोसाइक्लिक कर सकते हो, मोनोसाइक्लिक, और एक कैसे आएंगे पॉलीसाइक्लिक मतलब मोर देन वन बेंजीन रिंग होगी। मोनोसाइक्लिक के एग्जांपल आपको पता है, जैसे बेंजीन है, ये एरोमेटिक है, बेटा एरोमेटिसिटी में जीओसी में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है ना, वॉल्यूम 1 में ही पढ़ा दिया था, तो वहां से आपको डिटेल में देखना है। बाकी मोनोसाइक्लिक में बेंजीन है, टॉल्वीन है, इसके अलावा बताइए जाइलीन है, जाइलीन तीनों आ जाएंगी, ऑर्थो, मेटा, पैरा, जाइलीन, ये सब आपके मोनोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स हैं। पॉलीसाइक्लिक में फिर दो कैटेगरी है, एक होता है आइसोलेटेड मतलब रिंग डायरेक्टली ज्वाइंट नहीं होगी, सिंगल बॉन्ड से ज्वाइंट हो जाएंगी, और एक होता है फ्यूज्ड। आइसोलेटेड का एग्जांपल अगर आप देखोगे तो ये है बेटा बाइफिनाइल सिस्टम, जानते हो ना, ये भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है। अगर हम यहाँ टेट्रा सब्स्टिट्यूशन कर दे तो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाता है, और बीच में आप CH2 वगैरह भी लगा सकते हो। ये बाइफिनाइल, ये कंपाउंड क्या है, बाइफिनाइल, ये बेटा आइसोलेटेड। और फ्यूज्ड कौन से होंगे बताइए, फ्यूज्ड के एग्जांपल नेफ्थलीन, पढ़ा है कि नहीं, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन, देखिए एग्जांपल्स फटाफट, सब जानते हैं जो बातें आप लोग। नेफ्थलीन है, उसके अलावा एंथ्रासीन है ना, इसी में रिंग ऊपर लगा दे तो फिनेंथ्रीन बन जाएगी, ये नेफ्थलीन, नोट कर लीजिए, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन एंड फिनेंथ्रीन बनाने के लिए क्या करोगे, थर्ड में बताया था, ये कार्सिनोजेनिक होता है, कैंसर कॉजिंग है, सब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, पेट्रोलियम, ये फिनेंथ्रीन होता है, फिनेंथ्रीन, ठीक है। तो नेफ्थलीन, एंथ्रासीन एंड फिनेंथ्रीन, ये बेटा पॉलीसाइक्लिक में फ्यूज्ड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। नोट कर लिया सबने, अच्छे से नोट कर लीजिए इसको। अब आप लिखिए
सोर्सेस ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। सोर्सेस ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन मिलते कहाँ से हैं नेचर में? देखो, सोर्सेस ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में सबसे पहले आप दो तरीके से कर सकते हैं। कोल का कार्बोनाइजेशन कर लीजिए, कोल ले लीजिए, बहुत मिक्स्ड कंपाउंड्स होते हैं। कोल को लेके एक स्टील रिटॉर्ट के अंदर कोल को इन द एब्सेंस ऑफ एयर हीट किया जाता है, ठीक है। तो कोल के कार्बोनाइजेशन प्रोसेस कहते हैं इसको। कार्बोनाइजेशन से कोक बनता है और जो टार बनता है ना, क्योंकि विदाउट एयर हीट कर रहे हो तो क्या होगा, सारा फ्यूज हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। तो जो टार बनता है उसको कहते हैं कोल टार। एंड देन कोल टार का डिस्टिलेशन किया जाता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो उस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पे डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंस इन टेम्परेचर और द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द कोल टार, हमें अलग अलग फ्रैक्शंस मिलते हैं, उनको हम सेपरेट करते चले जाते हैं। समझ रहे हैं आप लोग? तो सबसे पहले लिख लीजिए, क्योंकि उस टेबल से कभी कभी मेंस में, नीट में क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, जे एडवांस में तो नहीं, लेकिन हाँ कई बार पूछ लिया जाता है कि भाई मिडिल ऑयल फ्रैक्शन जो है उसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहले जो मिलता है उसको बोलते हैं लाइट ऑयल फ्रैक्शन। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मिलेगा, उसमें पर्टिकुलर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। लाइट के बाद जो मिलता है उसको मिडिल बोलते हैं, मिडिल ऑयल फ्रैक्शन, है ना। फिर हैवी ऑयल, ऐसे इस तरीके से जो फ्रैक्शंस, जो पार्ट्स सेपरेट होते जा रहे हैं डिस्टिलेशन से, उनको अलग अलग फ्रैक्शंस करके फिर उनको फ्रैक्शनल नेम दिया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले सोर्सेस ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में लिख लीजिए आप लोग। सबसे पहले लिखिए कोल। कोल, कोल में लिखो इट इज कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। इट इज कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स, कोल, COL। इट इज कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स, नोट करें फटाफट, aromatic compounds with large quantity of free carbon, with large quantity of free carbon. It is complex mixture of aromatic compounds with large quantity of free carbon, full stop. When coal is heated, लिखें, when coal is heated in a steel retort in absence of air, ब्रैकेट में लिखिए, destructive distillation of coal। जैसे वुड का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं ना, बिना एयर के हीट करोगे तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कहलाता है। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, व्हेन कोल इज हीटेड इन अ स्टील रिटॉर्ट इन एब्सेंस ऑफ एयर, विद इन ब्रैकेट डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, द टार फॉर्म्ड इज कॉल्ड कोल टार, द टार फॉर्म्ड इज कॉल्ड कोल टार, एंड द fractional distillation of coal tar gives various fractions having different aromatic compounds, अब एक टेबल बना लीजिए जरा, 3 कॉलम्स। सबसे पहले आप लोग बनाओ फ्रैक्शन, फर्स्ट कॉलम में फ्रैक्शन। इस टेबल से कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, फ्रैक्शन। उसके बाद टेम्परेचर रेंज, इस टेम्परेचर रेंज में ये मिलेगा, टेम्परेचर रेंज। एंड लास्ट है मेन कंपोनेंट्स। ये टेबल आप लोग याद कर लेंगे बेटा, मेन कंपोनेंट्स, है ना, कंपोनेंट्स। तो फ्रैक्शन, टेम्परेचर रेंज एंड मेन कंपोनेंट। फ्रैक्शन लिखो, लाइट ऑयल सबसे पहले मिलता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं लाइट ऑयल फ्रैक्शन, लाइट ऑयल फ्रैक्शन, या इसको और क्या कहते हैं, क्रूड, कच्चा तेल बोलते हो ना, क्रूड नेफ्था, क्रूड नेफ्था। नोट करिए, इसकी जो टेम्परेचर किस रेंज में मिलेगा वो इंपॉर्टेंट है, 80 डिग्री से लेके 170 डिग्री सेल्सियस की रेंज में मिलता है बेटा ये। और इसमें होता क्या क्या है, इसमें होता है बेंजीन, है ना, सबसे पहले बेंजीन आ जाएगी, बेंजीन। और इसमें होता है टॉल्वीन, अभी जो मैंने ये बताया ना आपको, बेंजीन, टॉल्वीन, जाइलीन, ये सभी लाइट ऑयल में ही मिलते हैं। टॉल्वीन और जाइलीन, ये सभी लाइट ऑयल फ्रैक्शन। सबसे पहले जो फ्रैक्शन मिलेगा उस हम लोग लाइट ऑयल फ्रैक्शन बोलते हैं, और उसमें ये कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। फिर सेकंड नंबर पे लिखिए मिडिल ऑयल, मिडल ऑयल, देखो फटाफट, मिडल ऑयल और कार्बोलिक एसिड ऑयल, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया पेपर में कि कार्बोलिक एसिड क्या होता है। कार्बोलिक एसिड ऑयल एक्चुअली बेटा फिनॉल को कार्बोलिक एसिड कहते हैं, फिनॉल इज कॉल्ड कार्बोलिक एसिड। तो इसमें फिनॉल मिलता है, इसलिए इसको कार्बोलिक
एसिड ऑयल भी कहा जाता है। इसका टेम्परेचर रेंज देखो 170 से 170 डिग्री सेल्सियस टू 230 डिग्री सेल्सियस। और इसके कंपोनेंट लिख लो जल्दी जल्दी। फिनॉल, फिनॉल, दिस फिनॉल इज कॉल्ड कार्बोलिक एसिड, कार्बोलिक एसिड, फिनॉल। फिनॉल के अलावा लिखिए नेफ्थलीन, नेफ्थलीन, पायरिडीन, नेफ्थलीन, pyridine एक्सेट्रा, नेफ्थलीन, pyridine एक्सेट्रा, ठीक है। पायरिडीन भी होता है, pyridine एक्सेट्रा। थर्ड लिखो, थर्ड लिखे बेटा हैवी ऑयल, हैवी ऑयल और क्रिसॉल ऑयल। हैवी ऑयल भी बोलते हैं या फिर क्रिसॉल मिलता है इसलिए क्रिसॉल ऑयल। वो आपसे ऐसे नहीं पूछेगा कि क्रिसॉल ऑयल, आपसे पूछेगा हैवी ऑयल के कंपोनेंट बताओ। हैवी ऑयल और क्रिसॉल ऑयल लिखो फटाफट। थर्ड हैवी ऑयल या फिर क्रिसॉल ऑयल, ये इसकी रेंज होती है 230 के बाद मिलेगा, 230 से 270 डिग्री सेल्सियस पे। इसके इसमें क्या क्या मिलता है? क्रिसॉल मिलता है। क्रिसॉल जानते हैं ना आप लोग, क्रिसॉल फिनोलिक कंपाउंड है, OH, ऑर्थो मेटा पैरा क्रिसॉल, ये CH3 होता है, ठीक है। इसके अलावा इसमें भी नेफ्थलीन होता है, थोड़ा बहुत नेफ्थलीन अगर बच गई तो इसमें भी नेफ्थलीन मिल जाएगी। थर्ड फ्रैक्शन हो गया। फोर्थ फ्रैक्शन देखिए ग्रीन ऑयल और एंथ्रासीन ऑयल, ग्रीन ऑयल और एंथ्रासीन लास्ट में ये मिलता है, ग्रीन कलर का होता है इसलिए इसको ग्रीन ऑयल बोलते हैं, कारण प्रेजेंस ऑफ दिस कंपाउंड एंथ्रासीन ऑयल। इसके टेम्परेचर रेंज है 270 से लेके 360 डिग्री सेल्सियस तक। और इसके कंपोनेंट्स होते हैं एंथ्रासीन, एंथ्रासीन होता है इसमें, और फिनेंथ्रीन, फिनेंथ्रीन, ठीक है बेटा। नोट कर लीजिए जल्दी से। कोल लिया हमने, कोल समझते हो ना, कोल लेके उसको एक रिटॉर्ट में बहुत हाई टेम्परेचर पे एयर की एब्सेंस में हीट करो तो टार बन जाएगा। उस टार को लेके डिस्टिलेशन कर दीजिए तो ये फ्रैक्शंस आते हैं। तो देखो सारे एरोमेटिक, हाँ हाइड्रोकार्बन ही मिलेंगे जरूरी नहीं, जैसे यहाँ पिरिडीन मिल गई है ना, फिनॉल मिल गया है, लेकिन बहुत सारे हाइड्रोकार्बन भी, क्रिसॉल है, ये बेंजीन, टोल्यूइन, जाइलीन, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन, ये हाइड्रोकार्बन ही तो है। तो बेटा ऐसे हम लोग कोल से, नेचर में से कोल लेके और उसको कोल टार में चेंज करके और फिर उसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके फटाफट हाइड्रोकार्बन आइसोलेट कर लेते हैं, ठीक है। टेबल नोट कर लीजिए सभी लोग। इसके बाद हम लोग अब देखें एक और तरीका है, पेट्रोलियम से भी मिलता है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो होते हैं, पेट्रोलियम के जो C6 से लेकर C8 तक का पार्ट है, पेट्रोलियम नॉट पेट्रोल, दोनों में अंतर है। पेट्रोलियम में आपको मालूम है ना, मैंने बताया था एल्केन में पेट्रोल और डीजल में क्या डिफरेंस है, आपको याद होगा। ऑक्टेन नंबर मैंने बताया था, ऑक्टेन नंबर बताया था बेटा मैंने आपको। तो अगर पेट्रोल के अंदर कैसे हो, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स हो तो नॉकिंग बहुत होती है इंजन में, है ना। तो उसको रिड्यूस करने के लिए साइंटिस्ट उसको एरोमेटिक कंपाउंड से बदलते हैं। तो सेकंड सोर्स जो है वो है पेट्रोलियम, पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम से आप लोग क्या करो, क्रूड ऑयल से C6 से लेके C8 तक के जो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन है उनको आइसोलेट करो। और फिर मैंने एल्केन में एक प्रोसेस सिखाया था, कैटालिटिक रिफॉर्मिंग, ओपन चेन कंपाउंड को रिंग चेन, रिंग चेन से फिर एरोमेटिक कंपाउंड में चेंज करने के लिए, है ना। तो पेट्रोलियम में लिखिए C6 to C8, C6 to C8 naphtha are isolated from the petroleum and are subjected to catalytic reforming, and are subjected to catalytic reforming, where catalytic reforming, that's it। जैसे मान लो आपने सपोज दैट ये ले लिया, नॉर्मल हेक्सेन है बेटा, याद आ गया होगा आप लोगों को ये रिएक्शन। नॉर्मल हेक्सेन को अगर हम Cr2O3 या Al2O3 के साथ हाई टेम्परेचर प्रेशर पे हीट करें तो सबसे पहले क्या होता है बताया था मैंने, यहां से एक H और यहां से एक H निकल जाएगा। तो अगर ये H निकला, फ्री रेडिकल बन जाएंगे यहाँ पे, यहाँ फ्री रेडिकल साइट आ जाएगी, HH फ्री रेडिकल के फॉर्म में निकलेगा, H2 बन जाएगा। ये फ्री रेडिकल साइट से सबसे पहले तो बनेगी साइक्लोहेक्सेन,
लेकिन आपको अभी रुकना नहीं है, कंटिन्यू रखिए, सेम कंटिन्यू रखिए, तो एक एक एच और निकल जाएगा और फ्री रेडिकल साइड बनेंगी और आपके पास आ जाएगा बेंजीन। समझ गए? ऐसे ही अगर नॉर्मल हेप्टेन लोगे, सारी रिएक्शंस आपको मैंने एल्केन टॉपिक में बताई हुई हैं, आई होप आप सबको याद आ गया होगा। अगर आप नॉर्मल हेप्टेन लोगे तो टॉल्वीन बन जाएगा, यहाँ पे 1 मोल H2 निकला और यहाँ पे कितना निकलता है 3 मोल H2, टोटल 4 मोल H2। 1 मोल एलिफेटिक कंपाउंड को, इस कंपाउंड को एरोमेटिक कंपाउंड में बदलने में 4 मोल H2 यानी 4 × 22.4 लीटर STP पे हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। ऐसे ही अगर आप क्या ले लेंगे नॉर्मल हेप्टेन, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ना, इसमें होता क्या क्या बताया था, साइक्लाइजेशन फॉलोड बाय एरोमेटाइजेशन एंड ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, हाइड्रोजन निकल रही है। तो इस प्रोसेस में क्या क्या होता है बेटा, याद करो जरा, साइक्लाइजेशन हो रहा है, गुड। साइक्लाइजेशन के समय हाइड्रोजन निकल रही है तो हम इसको डीहाइड्रोजिनेशन भी कहेंगे, डीहाइड्रोजिनेशन। यही सब ऑप्शंस में डाल देता है एग्जामिनर। हाइड्रोजन का रिमूवल ऑक्सीडेशन भी कहलाता है, तो ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और एरोमेटाइजेशन भी हो रहा है, एरोमेटाइजेशन, ठीक है, एरोमेटाइजेशन भी हो रहा है। क्लियर हो गई बात? तो ये 4 जो हैं चेंजेस होते हैं इस रिएक्शन में। मैं अगर डायरेक्ट लिख दूं यहाँ पे तो हमें टॉल्वीन मिल जाएगी, टॉल्वीन, और 4 मोल H2 बन जाएगा। फिर मैंने C8 का भी बताया था, C8 से तो अलग अलग कंपाउंड्स बनते हैं, एक बार आप लोग एल्केन्स देख लो बेटा। तो ये 2 तरीके हैं, 2 सोर्सेस हैं नेचुरल, जिनसे हम देखिए नेचर से हमने कोल लिया और कोल को कोल्टार में कन्वर्ट करके डिस्टिलेशन कर दिया तो हमें एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन मिल गए। नेचर से, पेट्रोलियम से हमने C6 से C8 तक के नेफ्था आई मीन क्रूड निकाला बाहर, उनका कैटालिटिक रिफॉर्मिंग किया और हमें एरोमेटिक कंपाउंड्स मिल गए। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल, है ना? बात समझ में आ गई? तो ये नोट कर लीजिए जरा जल्दी से। इसके बाद अब हेडिंग लिखिए, आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म इन एरोमेटिक कंपाउंड्स। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बेंजीन के सभी 6 हाइड्रोजन, अब हम थोड़ा फोकस बेंजीन पे करने वाले हैं, बेंजीन के सभी 6 हाइड्रोजन आइडेंटिकल होते हैं। कहने का मतलब बेंजीन में से आप सॉरी कहीं से भी H हटा के अगर मोनो सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो एक ही प्रोडक्ट आएगा। आप यहाँ क्लोरीन लगा दो, यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, 6 में से कहीं भी लगा दो, क्लोरोबेंजीन ही है। तो सबसे पहला केस आएगा, केस 1, मोनो सब्स्टिट्यूटेड, मोनो सब्स्टिट्यूटेड। देखिए इसमें मोनो सब्स्टिट्यूटेड में देखो बेटा, सिंस ऑल हाइड्रोजन ऑफ बेंजीन आर आइडेंटिकल, since all hydrogen of benzene are identical, therefore only one monosubstituted derivative is possible. For example, ये देखो, आप क्लोरीन को कहीं भी लगा दीजिए, कहीं का भी H हटाइए और कहीं भी लगाइए बेटा, जहां आपका मन करे। ये सब के सब इसको हम कहेंगे क्लोरोबेंजीन। क्या कहेंगे? क्लोरोबेंजीन। ऑर्थो मेटा पैरा तब यूज होता है जब पहले से एक ग्रुप हो और दूसरा ग्रुप हम एंटर करा रहे हो, तो ऑर्थो मेटा पैरा होता है। समझ गए? ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड है। अब आ जाओ डाई सब्स्टिट्यूटेड में। डाई सब्स्टिट्यूटेड इंटरेस्टिंग है। डाई सब्स्टिट्यूटेड में चाहे दोनों सेम ग्रुप लगाए, मतलब 2 हाइड्रोजन हटाना है, 2 सेम लगाएं या 2 डिफरेंट लगाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 आइसोमर्स पॉसिबल है। 3 आइसोमर्स कौन कौन से? ऑर्थो, मेटा, पैरा, चाहे दोनों ग्रुप सेम हो या डिफरेंट। कैसे? फॉर एग्जांपल ये देखो, एक क्लोरीन मैंने यहां था, एक यहां लगा दिया, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। अगर मैंने एक क्लोरीन यहां और एक क्लोरीन यहां, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, और एक क्लोरीन यहां और एक क्लोरीन यहां, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। समझ गए कि नहीं? तो ये 3 आइसोमर्स बनते हैं। आप चाहो तो एक क्लोरीन और एक और दूसरा लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ गए कि नहीं? तो ये 3 आइसोमर्स बनते हैं। आपको मैंने बताया भी था डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर क्या होगा इसमें, ऑर्थो ग्रेटर देन मेटा ग्रेटर देन पैरा, पैरा कैंसिल हो जाएगा, दोनों क्लोरीन है। ठीक है, नोट करें बेटा, नोट करिए सभी बच्चे। तो ये डाई सब्स्टिट्यूटेड हो गया। अब हम आ जाते हैं ट्राई सब्स्टिट्यूटेड। ट्राई सब्स्टिट्यूटेड में
अब आप लोगों को केसेस बढ़ेंगे। ट्राई सब्स्टिट्यूटेड में सबसे पहले अगर सभी के सभी 3 सेम हो, इफ ऑल 3 सब्स्टिट्यूएंट्स आर सेम, अगर तीनों सब्स्टिट्यूएंट सेम हो जाएं तो देखो कितने आइसोमर्स आएंगे। तो आइसोमर्स होंगे नंबर ऑफ आइसोमर्स x इक्वल टू 3। ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है। और ये 3 कौन कौन से होंगे जानते हो? देखो जैसे मान लो मैं तीनों सेम लेना है ना, तो सपोज मैंने तीनों कोई भी x ले लिया ग्रुप, या सपोज क्लोरीन ले ली, Cl Cl Cl, तो ये कौन सा हो गया 1 2 3, एडजेसेंट कहते हैं इनको। सबसे पहले 1 2 3 आएगा, और क्या हो जाएगा बताओ? और एक आ जाएगा 1 2 और 4, अनसिमेट्रिकल है ये, अनसिमेट्रिकल है 1 2 4। नंबरिंग कैसे करोगे? लोवेस्ट लोकेंट वाली सिस्टम पे चलो 1 2 4, और एक आएगा ये अनसिमेट्रिकल है, ये एडजेसेंट, इसको क्या बोलोगे? एडजेसेंट। ये हो गया अनसिमेट्रिकल, और अब बताता हूं सिमेट्रिकल, Cl Cl एंड Cl। ठीक है, ये सिमेट्रिकल है। इसको कैसे नेमिंग देंगे? कहीं से भी करो, 1 3 5 ही आएगा, ये 1 3 5, ये सिमेट्रिकल है। एक एक कार्बन छोड़ के एक एक ग्रुप आया है बेटा, तो ये कैसा है आपका? सिमेट्रिकल सिस्टम है। तो 3 आइसोमर्स पॉसिबल हैं। सब्स्टिट्यूएंट्स अगर तीनों सेम हो तो एडजेसेंट, अनसिमेट्रिकल एंड सिमेट्रिकल। नोट कर लेंगे सभी लोग। इसके बाद अगर हम क्या कर सकते, तीनों सेम थे, अब 2 डिफरेंट कर दीजिए, आई मीन एक डिफरेंट और 2 सेम रख लीजिए, ठीक है ना। अब वो बना के देखना आप लोग कितने आते हैं, और फिर तीनों डिफरेंट। ठीक है, बी ले लेता हूं। इफ 2 सेम हो एंड 1 डिफरेंट हो जाए। अब मैं आइसोमर्स बता देता हूं, आप लोग बना के प्रैक्टिस करना। नंबर ऑफ आइसोमर्स आते हैं 6, आराम से बन जाएगा, बना के देख लेना। क्लोरीन 2 क्लोरीन 1 ब्रोमीन बना के और ऐसे पुट करते जाओ, नंबरिंग करते जाओ, 6 आएंगे। इफ ऑल 3 आर डिफरेंट, all 3 are different, तब उस केस में नंबर ऑफ आइसोमर्स x इक्वल टू 10 आता है। बना के भी देख लो और प्रैक्टिस भी कर लो इसको, है ना, और दिमाग में रखो भी इसका। ये है नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने कितने होते हैं। ठीक है बेटा, चलिए ओके। अब मैं आपको कुछ एरोमेटिक सिस्टम के थोड़ा नेमिंग सिखा दूं, है ना। कुछ टर्मिनोलॉजी यूज होती है, तो नेमिंग इन एरोमेटिक सिस्टम, कुछ कॉमन नेमिंग यूज होती है, वही बता दूं। थोड़ा सा यूपीएससी का भी रफ आइडिया दे दूंगा। तो कॉमन नेमिंग जब हम करते हैं, तो कुछ टर्म बहुत ही कॉमन आएंगी आपको, और वो कौन सी होती हैं? जैसे मान लीजिए ये लिखा हुआ है पीएच या C6H5, या फिर ऐसा ये साइन बना हो, आप आई होप आप लोगों को याद आ गया होगा, या सिंपली AR लिखा हो एराइल के लिए, तो इसको हम फिनाइल पढ़ते हैं। फिनाइल, दिस इज एराइल, सब फिनाइल है, इसको ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर मान लो आपको ये दिया है C6H5 CH2 और एक वैलेंसी खाली है, या ऐसे लिखा हुआ है CH2 एक वैलेंसी खाली है, या फिर देखो यहां से इस तरीके से लिखा हो, या आप PH CH2 ये हो, या बेंजीन रिंग बना के यहाँ पे CH2 लिखा हो, इन सबको आप लोग कॉमन नेम में क्या कहते हैं? बेंजाइल। क्या बोलोगे बेटा? बेंजाइल। ठीक है, समझ में आ गई बात। इसके बाद इस मान लीजिए बेंजीन रिंग है C6H5 CH और 2 वैलेंसी खाली है उसको, इसको पढ़ते हैं बेंजल। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, C6H5 CHCl2, जैसे इसका एग्जांपल क्या होगा? C6H5 CH2Cl। तो C6H5 CH2Cl क्या होगा बताइए? ये हो जाएगा बेंजाइल क्लोराइड।
बेंजाइल क्लोराइड, और ये क्या होगा, बेंजल क्लोराइड, बेंजल क्लोराइड, और बेंजल डाइक्लोराइड भी है, बेंजल क्लोराइड, सिंपली बेंजल क्लोराइड। और अगर इसी में ये सीन आ जाए C6H5C और इसकी तीनों वैलेंसी खाली हो तो इसको पढ़ते हैं बेंजो, बेंजो। फॉर एग्जांपल C6H5C Cl, इसका क्या नाम हो जाएगा बेटा, कॉमन नेम, बेंजो ट्राइक्लोराइड, बेंजो ट्राइक्लोराइड। आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई हैं। ठीक है, क्लियर हो गया, नोट कर लीजिए फटाफट, क्लियर हो गया है तो ये कॉमन नेम में बहुत यूज होते हैं। ठीक है, क्लियर बेटा। आईयूपीएससी में जो हम लोग, ये तो कॉमन नेमिंग में है, आईयूपीएससी का जो एरोमेटिक का फंडा है वो क्या है, अगर बेंजीन रिंग से ऊपर कोई एल्काइल ग्रुप अटैच है, सुनना ध्यान से, बेंजीन रिंग पे ऊपर कोई एल्काइल ग्रुप अटैच है और इस एल्काइल ग्रुप में कार्बन, ध्यान देना, अगर R के अंदर जो नंबर ऑफ कार्बन है, नंबर ऑफ कार्बन अगर ये 7 से लेस देन 7 से कम है, मतलब 6, 5, 4, 3, 2, 1 कुछ भी है, तो यहां बेंजीन जो है आपकी बेंजीन रिंग पेरेंट चेन होगी, पेरेंट चेन। लेकिन ये कंडीशन कब एप्लीकेबल है, जब ये एल्काइल ग्रुप हो, मतलब केवल एल्केन पार्ट जुड़ा हो, बाहर नो फंक्शनल ग्रुप, नो डबल बॉन्ड, नो ट्रिपल बॉन्ड, नथिंग। ये जो R है ये प्लेन एल्काइल ग्रुप है, एल्केन का H हटाओ एंड लगा दो यहां, उस एल्काइल पार्ट में डबल बॉन्ड नहीं चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड नहीं चाहिए, फंक्शनल ग्रुप नहीं चाहिए, हेलोजन नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, फ्लैट, तो बेंजीन रिंग पेरेंट चेन है। और अगर कार्बन 7 से ज्यादा हो गया तो ये पेरेंट चेन है ना। इफ कार्बन इज ग्रेटर देन 7 देन एल्काइल पार्ट इज पेरेंट चेन। एंड इफ R इज हैविंग, अगर R के पास क्या हो, बोलो, R के पास डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, कोई हेलोजन है, कुछ भी है, एल्केन के अलावा अगर कुछ भी है तो हो गया काम तमाम। If R is having double bond, triple bond, halogen, any functional group, then always R। फिर एक चीज ध्यान रखना, ऐसा ना हो कि यहां पे COOH लगाओ, तब उस केस में आपको इसको प्लेन बेंजीन रिंग लेना है ना। Then always R will be parent chain and benzene ring will be साइड चेन। और जब बेंजीन रिंग साइड चेन में होता है तो उसे हम लोग क्या लिखते हैं, जानते हो कि नहीं, हम उसे फिनाइल लिखते हैं बेटा, उसे क्या लिखते हैं, फिनाइल। तो ये आईयूपीएससी का छोटा सा मैंने एक आपको रूल बता दिए। ठीक है, और दो एक बातें बता दूं, फिर हम लोग सीधे थोड़ा सा एरोमेटिसिटी देख लेंगे, वैसे पढ़ाया हुआ है ब्रीफ में एरोमेटिसिटी एंड सीधे देन बेंजीन के प्रिपरेशन पे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, देखिए एक और बात बता दूं, नोट, ये जो है ना सिस्टम, इसका जो टॉलुइन नेम है, टॉलुइन भी नेम है, या मिथाइल बेंजीन, ये दोनों नेम आईयूपीएससी ने एक्सेप्ट किए हुए हैं, ये तो है ही है। अब मिथाइल बेंजीन क्यों बोला, देखो एल्काइल ग्रुप लगा, एक ही कार्बन है तो बेंजीन पेरेंट चेन हो गई। अगर रिंग पेरेंट चेन है तो बेंजीन लिखेंगे और साइड चेन है तो फिनाइल। टॉलुइन भी आईयूपीएससी नेम है उसका, टॉलुइन कॉमन नेम, और इवन इतना फेमस हो गया है वो कि आईयूपीएससी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। भाई ठीक है यार, जो ने आईयूपीएससी दिया क्यों गया था कि एक यूनिफॉर्म नेम से पहचाना जा सके। भाई का नाम इतना फेमस हो गया कि आईयूपीएससी ने कहा कोई बात नहीं, टॉलुइन ही आईयूपीएससी होगा। तो अगर पेपर में कभी आ जाए तो ये दोनों इसके आईयूपीएससी हैं। ठीक है, ऐसे ही ये देखो NH2 में एनिलीन, ये भी आईयूपीएससी है, और बेंजीन, इसको पहले कॉमन नेम बोलते थे बट आईयूपीएससी ने एक्सेप्ट कर लिया इसको, बेंजीन
बेंजीनामाइन ये भी IUPAC है, दोनों IUPAC। एनिलीन भी बहुत फेमस है। ऐसे ही आपका एनिसॉल, इसका कॉमन नेम जो एनिसॉल है या मिथॉक्सीबेंजीन है, एनिसॉल या मिथॉक्सीबेंजीन, ये दोनों ही जो नेम है एनिसॉल और मिथॉक्सीबेंजीन, ये दोनों नेम IUPAC। फिनॉल के साथ भी यही स्टोरी है, समझ गए। तो ये रहता है बेटा, कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जिनके नेम को एज सच एक्सेप्ट कर लिया गया है, ठीक है। जैसे मान लो, एक और बात बता दूं IUPAC में, एरोमेटिक में, जैसे ये है CH2CH3, तो रिंग पेरेंट चेन है और ये साइड चेन होगा, क्या कहते हो? क्यों? कार्बन 7 से कम है, तो इसका IUPAC क्या होगा? इसका IUPAC हो जाएगा इथाइल बेंजीन। लेकिन अगर यहीं पे ऐसा हो जाए, मैं इधर लिख देता हूं इसको, नोट करते जाइए बेटा, फटाफट नोट करते जाइए। थोड़ा सा IUPAC का मैंने फास्ट रिवीजन भी करा दिया आपको एरोमेटिक सिस्टम में, है ना। चलिए, अगर सिर्फ ऐसा हो जाए कि मैंने ऊपर CH डबल बॉन्ड CH2 ले लिया, ठीक है, इसको स्टाइरीन बोलते हैं, है ना, स्टाइरीन है ये कॉमन नेम इज स्टाइरीन। IUPAC जानते हो। अब मैंने क्या कहा था कि अगर यहाँ पे केवल अल्काइल पार्ट अटैच है, अगर केवल अल्काइल पार्ट अटैच है, कुछ नहीं हो, तो बेंजीन पेरेंट चेन है। लेकिन बाहर अगर 2 कार्बन 3 कार्बन कितने भी कार्बन हो, अगर कुछ भी आ गया वहां, तो ये हो जाएगा पेरेंट चेन और ये गरीब हो जाएगा साइड चेन। तो अब क्या हो गया बताओ? 1 फिनाइल, साइड चेन में जाते ही रिंग को फिनाइल लिखते हैं, 1 फिनाइल ईथीन। तो ये कुछ मैंने आपको IUPAC के फंडे बता दिए, ठीक है साहब, तो इसको नोट कर लीजिए। नाउ 1-2 मिनट आपको जरा एरोमेटिसिटी पे बता दूं, फिर हम लोग तेजी से बढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। आई थिंक 2 लेक्चर्स लगेंगे, ये आपका बेंजीन कंप्लीट हो जाएगा और इसी के साथ आपका हाइड्रोकार्बन का चैप्टर भी कंप्लीट, यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। हाइड्रोकार्बन में मैंने बताया था एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और बेंजीन पढ़ना है हमको, ठीक। तो चलिए भाई आगे बढ़ जाते हैं जल्दी से। इसी में मैंने जैसे बताया, एक और पॉइंट बता दूं, जैसे मान लो बेंजीन रिंग है और यहाँ CH2Cl लगा है, अभी ये पेरेंट चेन है, कुछ लगा तो, और नंबरिंग आइदर यहाँ से या यहाँ से, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर, क्योंकि ये भी एक कोई प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं, तो क्लोरो का C और फिनाइल का P, ये आएगा 1 2 फिनाइल 1 क्लोरो ethane, 1 क्लोरो ethane। आई होप दिस मैसेज इज क्लियर टू यू ऑल। ओके, अब लिखिए एरोमेटिसिटी, नोट करें बेटा जरा जल्दी से। एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी, कंपाउंड एरोमेटिक कब होता है बोलिए? फॉर अ कंपाउंड टू बी एरोमेटिक, देखिए, फॉर अ कंपाउंड टू बी एरोमेटिक क्या होना चाहिए, सारी बातें बता चुका हूं। यहां तो GOC के बाद ऐसा लगता है कि रिवीजन स्टार्टेड। फॉर अ कंपाउंड टू बी एरोमेटिक क्या क्या होना चाहिए? फर्स्ट, इट मस्ट बी साइक्लिक, सेकंड, इट मस्ट बी प्लेनर एरोमेटिक, इट मस्ट बी cyclic, B planar, and C have 4n+2 pi electrons under conjugation, ये बात पढ़ भी चुके हो और बहुत सारे आप एग्जाम्पल्स भी कर चुके हो बेटा। तो आई थिंक आप लोगों को ये सारी बातें पता होंगी, भूले नहीं है आप लोग, भूले तो रिवाइज कर लीजिए, वेरी इजी। अब मैं कुछ बातें आपको इसमें इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ। जैसे बेसिक्स तो आपको मालूम है कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे ये दिया जाए क्वेश्चन, एग्जाम्पल्स कुछ लेना चाहता हूँ। जैसे मान लो अपने को
यहाँ पे लगा है क्लोरीन और उसने डाल दिया SbCl5 एंटीमनी पेंटाक्लोराइड, वेरी इंपॉर्टेंट वेरी स्ट्रॉन्ग लेविस एसिड। इनके पास आपको मालूम है वेकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं, फैसिलिटी है और क्लोरीन एक्सेप्ट करने की। एंड ये ले लीजिए या AlCl3 ले लीजिए या फिर बोरॉन का कोई ट्राई हैलाइड ले लीजिए, सब लेविस एसिड है ना, सब लेविस एसिड है, पढ़ाई आपने। तो ये क्या करेगा, क्लोरीन को एज इसको लेविस एसिड यानी जो लोन पेयर एक्सेप्ट करे, तो क्लोरीन को विथ इलेक्ट्रॉन पेयर खींच ले जाएगा। तो क्या ये रिएक्शन होगी, ये बात पूछी जाती है। तो देखते हैं इसको, तो ये इससे तभी रिएक्ट करेगा जब क्लोरीन एज अ माइनस आए, तो रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी साहब। और ये सॉल्ट के फॉर्म में पड़ा रहेगा प्लस माइनस। ये सिस्टम आपका एरोमेटिक है कि नहीं, बोलो इजंट इट एरोमेटिक सिस्टम, साइक्लिक यस। प्लेनर क्यों है, पॉजिटिव सेंटर आपको बताया था मैंने sp2 होता है, पॉजिटिव सेंटर कैसा होता है sp2 अंडर कॉन्जुगेटेड। तो ये सारे डबल बॉन्डेड सिस्टम तो sp2 है ही, और ये पार्ट भी sp2 हो गया बच्चों, साइक्लिक sp2 कार्बन प्लेनर। एंड 4n+2 में यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स 2 हैं, तो n=0 सब्सटीट्यूट कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। n=0 इस फॉर्मूले में 0 पुट करो, 2 आ जाए, दैट्स इट। एरोमेटिक है तो ये रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। लेकिन यहीं पे अगर मैंने बताया है शायद आप लोगों को, ये जब GOC में अगर ये ले लेते हम ये और क्लोरीन, और इसमें अगर SbCl5 डाल दें, SbCl5 यानी लेविस एसिड, अब ये रिएक्शन नहीं होगी। क्यों, क्योंकि अगर इसने ये क्लोरीन को ऐसे एक्सेप्ट कर लिया तो आपको मालूम है कि यहाँ पे आ जाएगा प्लस, और SbCl6 भले ही पड़ा रहे यहाँ, ये रिंग एंटी एरोमेटिक हो गई बेटा। एंटी एरोमेटिक 4n सिस्टम होता है, बाकी फर्स्ट 2 कंडीशन सेम रहती हैं, साइक्लिक और प्लेनर वाली। क्लियर हो गया सबको कि नहीं, ठीक है। तो ये सेकंड रिएक्शन नहीं होगी। ऐसे ही अगर मान लो ये हो साइक्लोब्यूटेन और यहाँ 2 जगह फ्लोरीन लगा है और इसको बोरॉन ट्राइफ्लोराइड से रिएक्ट करा रहे हैं 2 मोल, तो बोरॉन ट्राइफ्लोराइड अगेन लेविस एसिड है, क्या करेगा, लेविस एसिड है तो फ्लोरीन को विथ इलेक्ट्रॉन पेयर ले आएगा अपने पास, तो यहाँ प्लस और इसी ये भी ले आएगा। तो आपको देखो यहाँ प्लस और यहाँ एक बोरॉन टेट्राफ्लोराइड का एनायन पड़ा रहेगा, यहाँ प्लस और यहाँ बोरॉन टेट्राफ्लोराइड का एनायन। ये एरोमेटिक है, एरोमेटिक है इसलिए रिएक्शन फिजिबल है। तो ये कई बार ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों से पूछ लेते हैं बेटा, है ना। जैसे पढ़ा होगा आपको, ये भी बताया था मैंने, सिल्वर नाइट्रेट डाल दो, सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन आ रही यार, है ना। एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन सिल्वर नाइट्रेट से SN1 मैकेनिज्म से चलता है ना, कैटायन बनता है। किसी भी एल्काइल हैलाइड में अगर आपने सिल्वर नाइट्रेट डाला तो रिएक्शन हमेशा किससे जाएगी, SN1 मैकेनिज्म, और SN1 मैकेनिज्म में कैटायन बनता है। और देख लीजिए अगर कैटायन ऐसे ही ले लो एरोमेटिक बनता है तो रिएक्शन होगी, और एंटी एरोमेटिक बनता है तो रिएक्शन नहीं होगी, ठीक। अब हम लोग थोड़ा सा, ये तो पढ़ चुके हो आपको, आई नो यू, आपको क्रिस्टल क्लियर है ये कंसेप्ट, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए ये सिस्टम है, एक और रिएक्शन ले लेता हूँ, जितने भी हो गए 4। मान लो आपको ये दिया हुआ है 2 हाइड्रोजन, या मान लीजिए एक H है और एक Cl, ठीक है। यहाँ पे मैंने पोटेशियम ऐड कर दिया, पोटेशियम, ठीक है। तो पोटेशियम से क्या होगा, या दोनों H लेने दो, दोनों H। पोटेशियम क्या करता है, पोटेशियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इस इलेक्ट्रॉन, अब यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये तो K प्लस बन गया, तो K प्लस के लिए H माइनस चाहिए, तो यहाँ से पहले तो आपका यहाँ से इस H को किस फॉर्म में निकालना पड़ेगा, H माइनस, तब तो KH बनेगा। और अगर ये H माइनस के फॉर्म में निकला तो यहाँ चार्ज क्या आ जाएगा, प्लस। क्या ये रिएक्शन फिजिबल है, एक H बच गया प्लस और बन गया पोटेशियम हाइड्राइड। जी हाँ, रिएक्शन फिजिबल है क्योंकि ये सिस्टम बन गया है एरोमेटिक। चेक कर लो। तो ऐसे क्वेश्चन बेटा पेपर में एग्जामिनर पूछ लेता है, ठीक है। अब एक और बात बता दूं आप लोगों को, एन्यूलीन्स, ये भी शायद बताया हुआ है। एन्यूलेशन शब्द का मतलब होता है रिंग फॉर्मेशन। एन्यू शब्द जहां भी लग गया, एन्यूलेशन, आगे आप लोग एल्डिहाइड कीटोन में रिएक्शन पढ़ोगे, रॉबिन्सन एन्यूलेशन।
तो एन्यूलेशन मतलब होता है रिंग फॉर्मेशन, रिंग बन रही हो तो उसे हम एन्यूलेशन कहते हैं। मतलब ये साइक्लिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है, साइक्लिक कंपाउंड्स हैं। तो एन्यूलिन्स का मतलब होता है एक साइक्लिक कॉन्जुगेटेड सिस्टम जो एरोमेटिसिटी की रिक्वायरमेंट है ना। नॉट ओनली एरोमेटिक सिस्टम्स आर एन्यूलिन्स, है ना, ऐसा जरूरी नहीं है। एन्यूलिन इज नॉट रिजर्व्ड फॉर एरोमेटिक। कोई भी साइक्लिक सिस्टम, साइक्लिक कॉन्जुगेटेड सिस्टम हो तो आप उसको कह सकते हो कि वो आपका एन्यूलिन है। तो एन्यूलिन में जैसे बेंजीन है, तो बेंजीन भी एक एन्यूलिन होती है बेटा, ठीक है। इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए, एन्यूलिन्स में लिख लीजिए, जनरल नेम फॉर मोनोसाइक्लिक कंपाउंड्स, हाँ मोनोसाइक्लिक होना जरूरी है। जनरल नेम फॉर मोनोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैविंग ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स। जनरल नेम या कॉमन नेम गिवन टू monocyclic compounds having alternate single and double bond. Full stop. The number written in bracket indicates number of carbon atoms. The number written in bracket indicates number of carbon atoms. For example, जैसे देखो ये तो एक ये मोनोसाइक्लिक कंपाउंड है। एन्यूलिन तभी यूज होगा जब मोनोसाइक्लिक हो, इस बात को आप दिमाग में रख लीजिए। एन्यूलिन टर्म तभी यूज होगी जब कंपाउंड कैसा हो बच्चों, मोनोसाइक्लिक हो। तो मोनोसाइक्लिक है, इसको आप देखेंगे, इसको लिखा जाता है 6, ऐसे लार्ज ब्रैकेट में नंबर लिखते हैं, फिर आगे लिख देते हैं 6 एन्यूलिन। एन्यूलिन मतलब एक मोनोसाइक्लिक कंपाउंड है जिसमें ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड है, और 6 लिखा होने का मतलब कि उसमें 6 कार्बन। तो 6 एन्यूलिन आप सबको पता है कि ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है। अब मैं बेटा एरोमेटिक कैसे है वो नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि हम बहुत सीख चुके हैं जीओसी में, ठीक है। जैसे ये देख लो, बहुत पढ़ाया मैंने आपको, ये कंपाउंड देख लो, ये 8 एन्यूलिन है, 8 एन्यूलिन है, याद आ रहा है। ये अपना शेप चेंज कर लेता है और ये टब शेप हो जाता है, नॉन कैसा होता है, नॉन प्लेनर। देयरफॉर ये कैसा होता है, नॉन एरोमेटिक। नॉन प्लेनर कंपाउंड्स जो होते हैं वो नॉन एरोमेटिक होते हैं, ठीक है। ये 8 एन्यूलिन हो गया। ऐसे ही मैं आपको बता दूं, ध्यान से लिख लीजिए, नोट करके ये थर्ड पॉइंट लिख लीजिए, 10 एन्यूलिन इज आल्सो नॉन प्लेनर। नोट पॉइंट लिख लो, 10 एन्यूलिन इज आल्सो नॉन प्लेनर, देयरफॉर नॉन एरोमेटिक। 10 एन्यूलिन, 10 मेंबर्ड रिंग हो जाएगी। 10 एन्यूलिन कैसा होता है, नॉन एरोमेटिक। फिर 14 एन्यूलिन, 14 यानी 14 मेंबर्ड रिंग, ये एरोमेटिक होता है, ठीक है। देखिए 14 एन्यूलिन कैसा है बेटा, एरोमेटिक है। अभी मैं प्रूव करवा के बता दूंगा। 16 एन्यूलिन देखो एंटी एरोमेटिक, 16 एन्यूलिन एंटी एरोमेटिक। अगला पॉइंट देखो, 16 एन्यूलिन एंटी एरोमेटिक एंड लास्ट पॉइंट 18 एन्यूलिन एरोमेटिक। 14 चेक करना है, देखो 14 चेक कराता हूं मैं आपको। सिंगल रिंग बननी है ना, इसका भी ध्यान। ऐसा भी हमने जीओसी में प्रोबेबली किया होगा। देखो इसमें कितने कार्बन हो गए बेटा, काउंट करो तो 1 2, यहां से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये तो 16 वाला हो गया। तो 16 वाली जो एन्यूलिन है वो कैसी होगी बताओ। 16 वाली एन्यूलिन आपकी एंटी एरोमेटिक। 14 बनाना है इसको, थोड़ा सा एक छोटा सा चेंज, ये लीजिए 14 हो गया, ये 14 हो गया। देख लो जरा ध्यान से सब लोग, हो गया कि नहीं 14? 2 कार्बन कम कर दिए यार, क्या रीजन। ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड लगा। काउंट साइक्लिक है, यस सर साइक्लिक है। प्लेनर है, जी हाँ प्लेनर भी है। इसके अलावा प्लेनर बड़ी रिंग है, एच को रहने के लिए सफिशिएंट स्पेस है। या तो प्रॉब्लम होती है रिपल्शन की वजह से नॉन प्लेनर हो जाता है। एंड पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने, पाई इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड काउंट करो पहले, 1 2 3 4 5 6 7 यानी 14 है। अगर आप 4n+2 में n की वैल्यू 3 सब्सटीट्यूट करो क्या आ जाएगा, 4 × 3 + 2 यानी कि
14 पाई इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इट हैज क्वालिफाइड फॉर एरोमेटिक सिस्टम। अगर जो 16 बनाते ना, जो मैंने पहले बनाया था यहाँ, तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स जो हैं 16 एन्यूलिन में, देखो जरा। अच्छा कमाल की बात है, एक चीज और देख रहे हो, 6 एन्यूलिन में 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 एन्यूलिन में 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 14 एन्यूलिन में 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, है कि नहीं भाई? हर कार्बन पे एक है यार, ऑल्टरनेट है ना, तो हर कार्बन पे इन दो के बीच में एक डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड में मतलब पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक एक कार्बन पे आएगा एक दूसरे पे, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन भी काउंट करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट बता सकते। तो ये एन्यूलिन। और अब आज के लेक्चर का लास्ट पॉइंट मैं आपको बता दूं, एज्यूलिन क्या होता है। ये भी कई बार क्वेश्चन पुटअप हुआ है। एक चीज और ध्यान रखो, ये जितने एन्यूलिन मैंने अभी बताए हैं सब नॉन पोलर हैं और इनका डाइपोल मोमेंट 0, हाइड्रोकार्बन ही तो है। देख लीजिए, ऑल अबव एन्यूलिन्स आर नॉन पोलर एंड देयर डाइपोल मोमेंट इज 0। एज्यूलिन बड़ा ही इंटरेस्टिंग कंपाउंड है। एज्यूलिन का म्यू 0 नहीं होता है, जबकि ये भी एक हाइड्रोकार्बन है। अब ये एन्यूलिन क्यों नहीं है? क्योंकि ये मोनोसाइक्लिक नहीं है। मैं जरा इसका स्ट्रक्चर बना दूं आप लोगों के सामने। एक ये दिख रहा है, कुछ रिंग याद आ रही है? आई होप आप लोगों को याद आ गया होगा। ये ट्रोपिलियम आयन टाइप रिंग है कि नहीं? ये आपकी जस्ट अ सेकंड, ट्रोपिलियम आयन टाइप एक रिंग होती है और एक 5 मेंबर रिंग। एक सेकंड, और एक यहाँ पे हम 5 मेंबर रिंग बनाएंगे। इसको एन्यूलिन नहीं कहा जाएगा क्योंकि एन्यूलिन बेटा मोनोसाइक्लिक कंपाउंड है। अब इसमें ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड्स, ये और कहीं नहीं आएगा। अब ये कंपाउंड देखने में तो कैसा लग रहा है बताओ? देखने में तो आप लोगों को लग रहा होगा कि ये कंपाउंड आपका कैसा है? नॉन पोलर। क्यों? कार्बन हाइड्रोजन ही तो है। लेकिन आपको मालूम है ये रिंग में अगर यहाँ प्लस आ जाए या किसी भी कार्बन पे प्लस आ जाए तो ये एरोमेटिक हो जाएगा। और आपको मैं बता दूं, जरा इसके दोनों पार्ट अलग अलग देख लो, आप लोगों को तुरंत याद आ जाएगा बेटा। आई होप आप लोगों को ये ट्रोपिलियम आयन है, ये भी एरोमेटिक होता है, और ये साइक्लोपेंटाडाइन आइलेनाइन है, ये भी एरोमेटिक। ये 2 अलग पार्ट में मैंने बता दिया, दोनों एरोमेटिक है। तो ये कंपाउंड बड़ा ही स्मार्टली, क्योंकि पहले इसको नॉन पोलर ही माना जाता था, लेकिन जब साइंटिस्ट ने इसका आइसोलेट किया, मेल्टिंग पॉइंट निकाला, तो नॉन पोलर कंपाउंड से कहीं बहुत ज्यादा आता था, पोलर कंपाउंड के जैसा आता था। तो उन्होंने कहा ये क्या चक्कर है भाई? शुरू में तो उन्हें लगा कि एक रिंग का एक मेंबर sp3 है तो नॉन पोलर होना चाहिए, आई मीन नॉन एरोमेटिक होना चाहिए, लेकिन एरोमेटिक निकला। बड़ा सरप्राइज थे साइंटिस्ट। उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? देखो, रेजोनेंस से अगर ये यहाँ आ जाए तो ये यहाँ पहुंच जाएगा, ये इधर। अब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बाद जरा स्ट्रक्चर बनाओ तो देखो आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, बनाइए जरा। यहां से गया है तो सबसे पहले यहाँ तो प्लस लगा लो बेटा, ठीक है। इसके बाद ये डबल बॉन्ड पहुंच गया इधर, ये डबल बॉन्ड आया इधर, ये बॉन्ड पहुंचा इधर, ये आया इधर। माइनस कहाँ आएगा बेटा? माइनस देखो तो, माइनस भी तो आना चाहिए। कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? एक बार क्रॉस वेरीफाई करो जरा सभी बच्चे। एक रिंग पे माइनस आना चाहिए और एक पे प्लस आना चाहिए, ये बात हमें याद रखनी है, ठीक है। हाँ, उसके लिए आप एक काम करो, इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको एक सेकेंड है, मैं इसको जरा फिर से बनाता हूँ। ये भी कुछ एरर हुआ हो, जस्ट अ सेकेंड, क्योंकि 2 पाई बॉन्ड चाहिए थे इधर। एक सेकेंड, इसको हम लोग फिर से ड्रॉ करते हैं जरा। देखिए, एक ये तो ट्रोपिलियम सिस्टम हो गया, ट्रोपिलियम आयन हो गया बेटा, ठीक है। इसमें कहाँ कहाँ बॉन्ड आ गया? ऑल्टरनेट बॉन्ड ले लो, एक यहाँ, सॉरी यहाँ, यहाँ। अब इसमें एक बगल में 5 मेंबर रिंग अपने को बनाना है, तो 5 मेंबर रिंग सोलोमन में क्वेश्चन दिया हुआ है कि इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा, ये ऐसा आ गया। और इसके बाद इसमें भी आपके तो ये बॉन्ड हमने गलत जगह बना दिया, ऑल्टरनेट चाहिए ना बेटा। इसके बाद यहाँ आएगा ये, सॉरी, इसके बाद ऑल्टरनेट में इस पॉइंट पे यहाँ आएगा ऑल्टरनेट, और एक अब बनाना ये एज्यूलिन, क्योंकि
ये इसमें 2 डबल बॉन्ड चाहिए और इधर 3। अब सही है। अब जरा इसमें रेजोनेंस चेक करते हैं। रेजोनेंस तो अगर ये यहाँ आ जाए तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, देख लो सब लोग, ये इधर होगा। इसके यहाँ आने से पूरा रेजोनेंस मत करो, नहीं तो नॉन पोलर ही रहेगा। ये देखिए अभी क्या बना आपको, सॉरी, ये यहां से हटा तो इस पे प्लस चार्ज आ गया। यहां डबल बॉन्ड देखते जाओ, यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, और ये जो रिंग है ये इधर, और यहां आ गया माइनस। इन दोनों से मैच करो इसको, दोनों रिंग एरोमेटिक हो गई कि नहीं? बोथ रिंग्स आर एरोमेटिक। एरोमेटिसिटी के लिए तो आपको पता है चार्ज भी एक्सेप्ट कर लेता है सिस्टम, और सिंस चार्ज है इसलिए इसका म्यू 0 नहीं होगा। नोट कर लीजिए बेटा इतना। सो आज के लिए इतना बहुत है। हमने सक्सेसफुली काफी सारे पॉइंट्स बेटा एरोमेटिक कंपाउंड्स के सीख लिए, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ऑफ कोर्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बेंजीन का प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। आई विल रिकमेंड यू टू प्लीज रिवाइज इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन before tomorrow's lecture, so that you will feel comfortable in when we'll deal with the chemical properties of benzene. So till then, thank you very much. See you soon once again. God bless.